अपन ने कल राजस्थान का भूगोल पढ़ना शुरू किया था और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अपन ने कल शुरू किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश और हमने एक पहला भौतिक प्रदेश हाड़ौती के पठार पढ़ लिया था। आज अपन दूसरा भौतिक प्रदेश शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है पूर्वी का मैदानी क्षेत्र। दूसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी का मैदानी क्षेत्र। ये भौतिक प्रदेश अपन आज शुरू कर रहे हैं या पूर्वी मैदानी प्रदेश बोल देते हैं, ठीक है। अब ये मैदानी प्रदेश, इसकी खासियत क्या है? ये मैदानी प्रदेश जो मध्य का विशाल का मैदान है उसका भाग है। समझ में आ गया? जो भारत के जियोग्राफी में पढ़ते हैं अपन, मध्य का विशाल मैदान उसका भाग है ये, ठीक है। अब अपन किसी भी भौतिक प्रदेश को पढ़ने से पहले अपन यही देखते हैं कि उसमें पढ़ना क्या है। उसमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं। क्या? उत्पत्ति, उसका विस्तार, उसकी विशेषता और उसका वर्गीकरण। ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपन पहले पॉइंट देखते हैं उत्पत्ति। पहला पॉइंट यही रहेगा कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उत्पत्ति की बात की जाए तो चतुर्थक महाकल्प, अपन ने धरती को 5 महाकल्पों में बांटा था। तो जो चतुर्थक महाकल्प है या उसका ही दूसरा नाम कौन सा है? नतुन महाकल्प। 5 में बांटा था। नतुन महाकल्प के जो कालखंड बांटते थे या कल्प बांटे थे तो इसका काल हुआ था प्लीस्टोसीन काल। नतुन महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में पूर्वी मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और इसमें किसके द्वारा हुई थी? जो गंगा और यमुना रिवर है, इन गंगा और यमुना रिवर के जो जालोड लाके जमाए गए थे इस मैदान में, उन जालोडकों द्वारा इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति मानी गई है। चतुर्थक महाकल्प जो सबसे नया महाकल्प है जिसमें अभी अपन जी रहे हैं, उसी महाकल्प में इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी और उसका कालखंड देखें तो प्लीस्टोसीन काल के अंदर हुई थी। अब दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, विस्तार। बात की जाए विस्तार की तो जो पूर्वी के मैदानी क्षेत्र है इसका विस्तार अपन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में हुआ है। जो पूर्वी जिले हैं उनके अंदर हुआ है, ठीक है। तो यह इसके अंदर क्षेत्रफल की बात की जाए, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसके अंदर 23.46% भूभाग इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर आता है, अपने ऑल ओवर राजस्थान के क्षेत्रफल का, ठीक है। इसके अंदर जनसंख्या की बात की जाए तो इसके अंदर जनसंख्या 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की कुल जनसंख्या, यानी 23% क्षेत्रफल के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। इसी वजह से यह जनसंख्या की दृष्टि से या जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बन जाता है। और जन घनत्व की बात की जाए जन घनत्व की, तो जन घनत्व में 1 नंबर पे आता है अपना जयपुर सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसी के अंदर इसी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जयपुर। 2 नंबर पे आता है भरतपुर, 3 नंबर पे आता है दौसा और 4 नंबर पे आता है अलवर। ये इसके जन घनत्व की बात हो गई, ठीक है। बात हो गई इस पे क्षेत्रफल कितना है, इसमें जनसंख्या कितने निवास करती है राजस्थान की, और इसका जन घनत्व के हिसाब से ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बन जाता है। कौन सा? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब बात की जाए क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल 23.46% है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा अपने देखें ऑल ओवर राजस्थान में भौतिक प्रदेशों में बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। पहला तो अपन जानते हैं जो थार का मरुस्थल है वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो 2 नंबर पे भौतिक प्रदेश आता है अपना पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब 3 नंबर पॉइंट डिस्कस करें इसकी विशेषता। तो विशेषताओं में बात की जाए, विशेषता की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं मिट्टी कौन सी है, मृदा कौन सी है। तो इसके अंदर 1 नंबर पे बात की जाए मृदा, तो इसके अंदर जो मृदा है वो है एल्फिसोल मृदा पाई जाती है। एल्फिसोल मृदा को हिंदी में क्या करते हैं, क्योंकि ये बनाई किससे है? जालोडकों के जमाव से बना है। तो मृदा कौन सी होगी? जालोड मृदा। और जालोड मृदा का ही दूसरा नाम है दोमट मृदा। और अपन ये जानते हैं कि जालोड मृदा है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है
तो सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश अपना कौन सा होगा? सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा होगा अपना? पूर्वी का मैदानी क्षेत्र। और सबसे ज्यादा जनघनत्व भी इसी का है, ठीक है। और सर्वाधिक कृषि की संभावना, उपजाऊ है तो इस पे सर्वाधिक कृषि की भी संभावना अपने इसी पे होगी, सर्वाधिक कृषि की संभावना। और जो इसमें कृषि की जाती है, क्योंकि जनघनत्व ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है, लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे कम एरिया पे ज़्यादा कृषि की जाती है। तो इसी प्रकार की कृषि को अपन बोलते हैं गहन कृषि। इस बात की जाए इस गहन कृषि की, एक टर्म आती है गहन कृषि। तो गहन कृषि की टर्म की बात की जाए तो कम क्षेत्रफल में अधिक कृषि। गहन कृषि क्या होता है? कम क्षेत्रफल में अधिक कृषि, इसको गहन कृषि बोलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट बात की जाए इसका वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण देखें तो जो पूर्वी का मैदानी क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला चंबल बेसिन, क्योंकि चंबल नदी इसी के अंदर बहती है, चंबल बेसिन। दूसरी आती है बनास बाणगंगा, और तीसरा आती है माही बेसिन, माही बेसिन, ठीक है। यानी जो पूर्वी का मैदानी क्षेत्र है उसको अपन 3 भागों में बांटा गया है, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। अब बात की जाए चंबल बेसिन की, तो चंबल बेसिन क्या चीज़ है, ठीक है। चंबल बेसिन, तो चंबल बेसिन वो एरिया है जिसके अंदर अपनी चंबल नदी बहती है। अब चंबल नदी कहाँ से किस प्रकार बहती है? चंबल नदी निकलती है जनापाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, जनापाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, ये एमपी से निकलती है, जनापाओ की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से एंटर करते हुए कोटा, बूंदी और ये ऐसे निकलती है, ठीक है। तो ये सवाई माधोपुर, करौली और आगे जाके यमुना में जाके गिरती है। ये चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। और ये यमुना का जो चंबल का बेसिन है, इस चंबल के बेसिन से के ही एरिया को अपन चंबल बेसिन कहते हैं। बेसिन से क्या मतलब होता है? बेसिन का मतलब होता है कैचमेंट एरिया, कि किसी भी नदी का जब उस क्षेत्र का पानी उस नदी में जाता है तो जहाँ जहाँ तक का पानी उस क्षेत्र की नदी में जाता है, उस जहाँ तक का पानी लेके जाती है उस एरिया को अपन बोलते हैं बेसिन। तो चंबल का बेसिन ये हो गया, तो पहला भाग हो गया चंबल का बेसिन, ठीक है। अब चंबल के बेसिन में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? बीहड़। बीहड़ क्या चीज़ होती है ये देखते हैं। बात की जाए बीहड़ की, तो जो अपन जानते हैं कि जो चंबल नदी है वो मृदा अपर्दन के लिए मशहूर। तो चंबल में मृदा अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन। तो वो चंबल जैसे जैसे चलती है तो चलने से क्या होता है, ये चंबल चलती है, ठीक है। तो जब इस पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तब ये इसका पानी अपने जो बाहर की तरफ बहने लगता है, और जब ये बहता है तो यहाँ की मिट्टी लूज है तो वो मिट्टी इस पानी के साथ बह के चली जाती है, और जहाँ जहाँ पानी बह के चली जाती है वैसे वैसे यहाँ नालिका बन जाती है और बीच में एक ऊंचा क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो जो ऊंचा क्षेत्र बन जाता है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ नुमा क्षेत्र बन जाता है, ऐसा इसे बोल देते हैं बीहड़, ठीक है। और जो बीहड़ की अगर अपन भूगोल में भाषा देखें तो उत्खात सतलाकृति, उत्खात सतलाकृति का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जगह, वो बीहड़ कहलाती है, और वो पानी के कटाव से बनती है, ठीक है। अब एक आता है डांग प्रदेश का नाम सुना होगा। डांग प्रदेश होता है ऐसे जब स्थलाकृति बन जाती है तो इसमें घास उग जाता है, ठीक है। तो जो ऊपरी क्षेत्र होता है उसे बोल देते हैं डांग, ठीक है। और जो निचली क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं खादर, क्योंकि इसमें मिट्टी जम जाती है आके, ठीक है। या निम्न भूमि क्षेत्र बोल देते हैं इसे। ये उच्च भूमि क्षेत्र हो गया, ये निम्न भूमि क्षेत्र हो गया। जो मतलब टिब्बा टाइप में बन जाता है, जो ऊपर वाला होता है उसे डांग कहते हैं और नीचे वाले को खादर कहते हैं। और ये ऑल ओवर इसको क्या बोलते हैं अपने? बीहड़। तो चंबल नदी के अंदर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? बीहड़, और चंबल नदी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये बीहड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन भेड़ों की विशेषता क्या देखें तो सबसे ज़्यादा भेड़ पाए जाते हैं, सर्वाधिक भेड़ पाए जाते हैं धौलपुर में।
बीएड की रानी क्या कहलाती है, कुछ को कहते हैं बीएड की रानी करौली। और सर्वाधिक विस्तार सबसे ज़्यादा किस दूर में, तो अपन जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विस्तार चंबल नदी का सवाई माधोपुर में है, तो इनका भी विस्तार कहाँ होगा, सवाई माधोपुर में, बीहड़ों का भी विस्तार। ठीक है, इन बीहड़ों के विकास के लिए जो बीहड़ में जनजाति रहती है, उस बीहड़ों में जनजाति कौन से रहते हैं, डाकू वगैरह रहते हैं। तो बीहड़ों में जो डाकू है या कुछ भी है, उनके विकास के लिए 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा और एक राज्य सरकार द्वारा। तो एक तो केंद्र सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, और एक राज्य सरकार का कार्यक्रम चल रहा है उनके विकास के लिए। तो केंद्र सरकार चला रही है, उस कार्यक्रम का नाम है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सॉरी, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और जो राज्य सरकार चला रही है उसे बोलते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, साथ में समझ में आ जाएंगे दोनों, विकास कार्यक्रम। ठीक है, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1989 से चालू है, और जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये 2004 से चालू है। ठीक है, और ये दोनों ही कार्यक्रम जो बीहड़ क्षेत्र है, उस बीहड़ क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए चल रहे हैं। तो इसमें इन दोनों के अंदर 2 संभाग आते हैं, एक तो भरतपुर संभाग, क्योंकि भरतपुर संभाग में भी चंबल नदी बहती है, और दूसरा कोटा संभाग। तो इसके अंदर भरतपुर संभाग के 4 जिले और कोटा संभाग के 4 जिलों के अंदर टोटल 8 जिलों के अंतर्गत केंद्र सरकार का कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और राज्य सरकार का डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है। भरतपुर संभाग में 4 जिले कौन कौन से हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये अपन जानते हैं। और कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अपन हाड़ौती का पठार पढ़ा था, उसमें देखा था कि जो कोटा संभाग के 4 जिले हैं उनके अंदर ये चल रहा है। ठीक है, तो पहला हो गया अपना चंबल बेसिन, पहला अपन ने पढ़ लिया चंबल बेसिन। दूसरे पूर्वी मैदान का वर्गीकरण बनास बाणगंगा में किया गया है। ठीक है, तो बनास बाणगंगा को पढ़ते हैं, उसमें क्या है, बनास बाणगंगा बेसिन 2 नदियां बहती है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, कौन कौन सी, मैप में देखते हैं। ठीक है, तो मैप के अंदर देखें तो पहली नदी है जो बाणगंगा नदी है। ये बाणगंगा नदी कहाँ से बहती है, बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और जयपुर, दौसा इनमें बहती है, जयपुर, दौसा, भरतपुर इनमें बहती है। ठीक है, ये है अपनी बाणगंगा नदी। ठीक है, निकलती कहाँ से है, बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से, बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। ठीक है, अब बात की जाए दूसरी नदी बनास नदी। बनास नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, और बनास नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अपने राजसमंद से, और राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ये होती हुई थोड़ी अजमेर में, अजमेर से फिर आके ये टोंक में आ गई, और टोंक में आके सवाई माधोपुर में जाकर इसे चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, सॉरी ये देगा। ठीक है, तो ये निकलती है राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से कुछ क्षेत्र अजमेर का, फिर टोंक में, और फिर सवाई माधोपुर में जाकर उसमें मिल जाती है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपन बात की जाए, ये आता है बनास बाणगंगा बेसिन, यानी बनास नदी और बाणगंगा नदी के जो बीच का बेसिन है उसे बोलते हैं। लिख देते हैं, ये तो कौन सी हो गई, बनास नदी, और ये कौन सी हो गई, बाणगंगा नदी। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो बीच में, उसमें मैदानों में बांट दिया इसको, और कितने मैदानों में बांट दिया, 4 मैदानों में बांट दिया। कौन कौन से हैं, पहला है रोही का मैदान। ठीक है, पहला है रोही का मैदान, दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान, और तीसरा है पिंडमांड का मैदान, और चौथा है खेराड़ा प्रदेश। ये 4 आते हैं बनास बाणगंगा बेसिन में। ठीक है, तो रोही का मैदान है वो बाणगंगा का बेसिन है, रोही का मैदान बाणगंगा का बेसिन है। तो बाणगंगा के बेसिन में जो जयपुर,
जयपुर अलवर दौसा के अंदर ये पड़ता है ना, ये इसे बोलते हैं रोही का मैदान। क्वेश्चन आ जाता है रोही का मैदान कहाँ है, तो अपने को पता होना चाहिए ये है रोही का मैदान। ठीक है, जो जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर में है, ये रोही का मैदान है। और जो 2 नंबर पे आता है, दूसरा आता है, वो आता है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा टोंक से लेकर करौली में होते हुए मालपुरा करौली का मैदान है। इस मैदान को बोलते हैं अपन मालपुरा करौली का मैदान। ये किस 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 जिले में फैला हुआ है, मालपुरा, टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली। तो मालपुरा करौली का मैदान। और तीसरा आता है पिंडमांड का मैदान। जो पिंडमांड का मैदान है ये है राजसमंद और भीलवाड़ा में, ये है पिंडमांड का मैदान, पिंडमांड का मैदान। और जो चौथा आता है खेराड़ा प्रदेश, चौथा आता है खेराड़ प्रदेश। जो खेराड़ प्रदेश है वो है अपने भीलवाड़ा और इसमें भीलवाड़ा और टोंक के बीच में खेराड़ प्रदेश है। इसे खेराड़ प्रदेश क्यों बोलते हैं, यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो खेराड़ी भाषा बोली जाती है, तो ये है खेराड़ प्रदेश। ठीक है, लिख लेते हैं, मैप में देख लिया कौन सा है। देखो, बाणगंगा नदी और बनास नदी के जो बीच का बेसिन है उसे बनास बाणगंगा बेसिन कहते हैं। इसमें 4 मैदान बताए गए हैं। रोही का मैदान जो बाणगंगा बेसिन में है, मालपुरा करौली का मैदान ये बनास और बाणगंगा के बीच में है। खेराड़ प्रदेश ये अपने राजसमंद और भीलवाड़ा में है। और जो खेराड़ प्रदेश है ये भीलवाड़ा और टोंक के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ये 4 मैदान हैं, चारों मैदान अपने को पता होना चाहिए। बनास बाणगंगा बेसिन में पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नाम से, रोही का मैदान किस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो रोही का मैदान अपने को पता होना चाहिए कि जयपुर, अलवर और भरतपुर में फैला हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से अपने तीनों चारों का पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनकी थ्योरी देख लेते हैं। अब बात की जाए, पहला है रोही का मैदान, पहला है रोही का मैदान। तो रोही का मैदान कहाँ पे है, मैप में देख लिया कि जो जयपुर और भरतपुर के बीच में, जयपुर और भरतपुर के बीच में है, वो है रोही का मैदान। ठीक है, ये किस में है, बाणगंगा का बेसिन है, बाणगंगा बेसिन में। दूसरा मैदान आता है मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान। मालपुरा करौली मैदान है वो मालपुरा से लेकर, मालपुरा कहाँ पड़ता है, टोंक में, लेकर करौली तक है। और ये बनास बाणगंगा नदियों के बीच में, बनास बाणगंगा नदियों के बीच में। ठीक है, और 3 नंबर पे अपने पढ़ा था पिंडमांड प्रदेश, पिंडमांड प्रदेश, पिंडमांड प्रदेश। जो पिंडमांड प्रदेश है ये देवगढ़, देवगढ़ जगह पड़ती है राजसमंद में, देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के बीच में है। और ये है बनास नदी के, बनास नदी के पास। ठीक है, और 4 नंबर पे आता है खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश में कौन सी बोली जाती है, खेराड़ी। और खेराड़ प्रदेश कहाँ से रहता है, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक के बीच में। ठीक है, और ये कहाँ पे रहता है, बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है, बनास नदी। ये तीनों चारों मैदान है, ये अलग अलग क्योंकि अपन पूर्वी का मैदानी क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों चारों मैदान है। रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, पिंडमांड प्रदेश और खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश की खासियत है वहाँ की बोली खेराड़ी बोली जाती है, इसी कारण इसका नाम है खेराड़ प्रदेश है। और 2 नंबर हो गया। अब जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसको एक चंबल बेसिन, दूसरा बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा माही बेसिन, 3 भागों में बांटा गया है माही बेसिन। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है इसका। तो माही बेसिन है, तो माही बेसिन को किस हिसाब से बांटा गया है, तो माही बेसिन को बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है छप्पन का मैदान, दूसरा है कांठल का मैदान और तीसरा है वागड़ प्रदेश। ठीक है, लिख लेते हैं। पहला है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, ठीक है। दूसरा है कांठल का मैदान, तीसरा है वागड़ प्रदेश, तीसरा है वागड़ प्रदेश। ठीक है, इन तीनों को देखना है, ठीक है। तो जो छप्पन का मैदान है ये है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। देखते हैं मैप में भी देखते हैं, एक बार इनकी थ्योरी देख लेते हैं। ये माही नदी के बेसिन में है और छप्पन का मैदान के बारे में कहते हैं ये 56 गांवों का मैदान है,
पहले यहाँ 56 गांव बसते थे, तो 56 गांव का मैदान है। ठीक है, जो कांठल का मैदान है ये प्रतापगढ़ में है। कांठल का मैदान पूरा का पूरा प्रतापगढ़, एक साइड कोर पे है प्रतापगढ़, और ये प्रतापगढ़ का मैदान है। और ये माही नदी का तटवर्ती मैदान है। कांठल की गंगा भी माही को ही बोलते हैं, अपन जानते हैं। वागड़ प्रदेश यह है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अपने को यही याद रहना चाहिए कौन सा मैदान कहाँ पे है। क्वेश्चन डायरेक्ट मैदान के नाम से आता है, मैप धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, ये अपना मैप देखो पुराने वाला। तो अपने माही नदी कहाँ से बहती है? माही नदी अपन जानते हैं ये बहती है, ऐसे नहीं ऐसे बहती है। दूसरा मैप देखते हैं, माही नदी बहती है ऐसे। ठीक है, जूम कर लेते हैं। ठीक है, माही नदी ऐसे बहती है। तो जो ये प्रतापगढ़ के इधर है, ये वाला है, इसको अपन बोलते हैं कांठल का मैदान। इसे बोलते हैं अपन कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। ठीक है, दूसरा होता है वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश है जो भीलवाड़ा, अपन ने ये क्या पढ़ा है? अपने पढ़ा है वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है, इसे बोलते हैं वागड़ प्रदेश, जो व्याघ्र घाट के नाम से भी पहले प्रसिद्ध था, वागड़ प्रदेश। ठीक है, और अब 3 नंबर पे आता है जो अपन ने पढ़ा था 56 का मैदान, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। जो 56 का मैदान को देखें तो इस रंग से, ये जो 56 का मैदान है, जो यहाँ पे ये इस रंग का दिख रहा है, ये है 56 का मैदान। इसे कहते हैं 56 का मैदान, 56 का मैदान, 56 का मैदान। ठीक है, ये हो गया अपना टोटल पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर ये एरिया आता है। ठीक है, ये जो अरावली है, ये तो अरावली है। ठीक है, ये अपन देखें इस मैप में, तो ये तो है अरावली। ठीक है, ये है हाड़ौती का पठार, ये उदयपुर वाला ये तो है अरावली में, ये है हाड़ौती का पठार। और इसके बीच में जो क्षेत्र बच जाता है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, ये कुछ एरिया बच जाता है ना, ये अपना आता है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी मैदानी क्षेत्र है, जो नदियों द्वारा लाया गया जालौढ़कों से निर्मित होता है। तो ये सब मैदान अपना आता है पूर्वी का मैदानी क्षेत्र। अब इसी क्लास में बस इतना ही, अपन अगली क्लास में अपन बात करेंगे अगले भौतिक प्रदेश के बारे में। धन्यवाद।